Assalamu alaikum students, और today's topic is Chaucer's attitude towards contemporary church और ecclesiastical characters। अब ecclesiastical characters जो होते हैं ना वो मजहबी characters को कहा जाता है, religious characters को कहा जाता है। तो इसमें द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में बहुत से ऐसे characters हैं जिसको उसने रिलीजियन की रिलीजियस कैटेगरीज में रखा है चौसर ने। तो उन characters को हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्टार्ट करते हैं। इन द प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर हैज़ गिवन अस अ फाइन पिक्चर ऑफ 14th सेंचुरी इंग्लैंड। अब क्या है कि 14th सेंचुरी इंग्लैंड के बारे में एक बहुत अच्छी तस्वीर कशी जो है वो चौसर ने प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स में की है, स्पेशली इट्स रिलीजियस कंडीशन। ख़ास तौर पे उसका जो फोकस रहा है वो वहाँ के मजहबी हालात थे। चौसर पॉइंट्स आउट द वीकनेस ऑफ द क्लर्जी मैन मजहबी लोगों को कहा जाता है, देयर लव फॉर मनी, करप्शन, ग्लटनी एंड मटीरियलिज्म। तो चौसर जो है वहाँ के क्लर्जी मैन की कमज़ोरियों को बयान करता है कि वो पैसे से मोहब्बत करते थे, बहुत बड़े करप्ट होते थे और मटीरियलिज्म में, वर्ल्डली परस्यूट्स में, दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे अपने मजहब की बजाय। ऑलमोस्ट ऑल क्लर्जी कैरेक्टर्स आर इंडिकेट वेरियस ड्रॉबैक्स विद स्पॉइल द सेंसिटिविटी कहते हैं जील को, जज्बे को ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के। ऐसे तो जो क्लर्जी करैक्टर थे उन्होंने मजहबी इंस्टीट्यूशन की जो जील होता है, उसका जो जज्बा होता है, उसकी जो चैस्टिटी होती है, पाकीज़गी होती है, उसको ख़त्म कर दिया था, ख़राब कर दिया था। Thus the picture presented by Chaucer of the clergy of his day is not a flattering one। तो हम ये कह सकते हैं कि उसने जो अपने एज के क्लर्जी लोगों की तस्वीर बयान की है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। It realistically points out the corruption and degeneration which had crept into the ecclesiastical order of time, and Chaucer points out this corruption through humor, irony and style। चौसर ने जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में अपने मजहबी हालात को और मजहबी लोगों को जो है बयान किया है अपने ज़माने के, और उनकी करप्शन को और उनके जो बैड हैबिट्स थी या फिर उनके जो बैड इंटरेस्ट थे ना उसको बहुत ही जो है मजाकिया अंदाज में, आयरनी को इस्तेमाल करते हुए, स्टाइल को इस्तेमाल करते हुए उसने बताया है। चौसर्स चर्च रिप्रेजेंटेटिव वर्क केयरफुली चूजन। अब चौसर के जो ये चर्च के जो करेक्टर थे ना वो उसने बहुत एहतियात से चूज़ किए थे। ही हैज़ इंट्रोड्यूस 7 एक्सिलिस्टिकल फिगर्स इन द प्रोलॉग एंड बाय कंट्रास्ट वी कैन डिवाइड देम इनटू 2 ग्रुप्स। अब क्या है कि उसने जो करेक्टर्स चूज़ किए हैं ना वो टोटल हैं, जो मजहबी करेक्टर हैं उनको हम मज़ीद 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, गुड एंड बैड क्लर्जी मैन। एक को हम गुड कहेंगे और एक को बैड कहेंगे। द पार्सन एंड द क्लर्क आर गुड करेक्टर्स। अब पार्सन और क्लर्क जो है वो अच्छे करेक्टर हैं, वाइल द प्रायरस, द मॉन्क, द फ्रायर, द समनर एंड द पार्टनर आर बैड कैरेक्टर्स। और ये 5 जो है ये बैड कैरेक्टर्स में आते हैं। इसके बाद देखिए, थ्रो द कॉन्ट्रास्ट ऑफ दीज 2 ग्रुप्स को चौसर गिव्स अस अ ब्लीक कहते हैं ओपन पिक्चर ऑफ क्लब क्लर्जी ऑफ दैट एज। अब इन 2 ग्रुप्स के ज़रिए चौसर ने अपनी एज के जो क्लर्जी पीपलों लोगों की करप्शन थी ना उसको बहुत खुले अंदाज में बताया है। बाय मेकिंग 2 कैरेक्टर्स एज द टच स्टोन ही एक्सपोजेज देयर फॉलीज, अब्सर्डिटीज, ग्रीड एंड हाइपोक्रेसी ऑफ अदर रिलीजियस कैरेक्टर। अब उसके जो 2 कैरेक्टर हैं ना सिर्फ वो आइडियल हैं, एक जिसके बारे में हमने कहा है, एक तो क्लर्क है और दूसरा पार्सन है। सिर्फ ये 2 कैरेक्टर उसके आइडियल कैरेक्टर हैं, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं ना उसने उनकी फॉलीज को, उनके अब्सर्डिटीज़ को, उनके लालच को, उनकी मुनाफकत को बयान किया है। द मोस्ट पेनफुल एक्सपेक्ट इन द क्लर्जी ऑफ चौसर्स एज वर मर्केनरीज एंड नॉट गाइड्स। अब क्या है कि ये जो लोग थे ये अपने काम से बिल्कुल भी इनको मकसद नहीं था होता, इनको अपनी इस बात से बिल्कुल भी लेना देना नहीं था कि उनका काम प्रीच करना है, लोगों के लिए नोबल एग्जाम्पल बनना है। रिलीजन हैड बिकम अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर देम। उन्होंने मजहब को अपने लिए कमाई का जरिया बना लिया था। इट वॉज बैड टू एक्सटॉर्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल। मतलब ये लोगों से जो थे ना वो टैक्सेस के फॉर्म में जो थे पैसे निकलवाया करते थे। द फ्रायर फॉर एग्जाम्पल ओइंग टू हिज ग्लिप टंग। अब जो फ्रायर का जो करेक्टर है ना उसकी जो थी बहुत फ्रूटफुल, जो एक होती है ना मीठी जुबान वाला जिसे कहते हैं मीठी छुरी, उस तरह का करेक्टर था। एंड कॉप्सियस टॉक एग्जॉर्ट्स मनी फ्रॉम पुअर पीपल। और अपनी बातों से जो था वो लोगों से पैसे निकलवा लिया करता था गरीब लोगों से। इसके बाद द पार्टनर हैड कलेक्टेड अ फ्यू फैब्रिकेटेड रिलिक्स, अ पिलो केस, अ पीस ऑफ रेल, क्रॉस एक्सेट्रा। अब जो पार्टनर था उसने जो थे कुछ जो थी ना चीज़ें इकट्ठी कर रखी थी, एक बक्सा होता था उसमें उसने उनको रखा हुआ होता था, और ये कहते इन ऑर्डर टू स्विंडल मनी फ्रॉम द पुअर पीपल। और उन चीज़ों के जरिए वो लोगों को धोखा दे के उनसे पैसे निकलवाता था। ही वॉज सच अ ड्राउन आउट क्रिमिनल डैट इट डज नॉट बॉदर हिम इफ द फेक रिलिक्स वर ऑफ एनी पॉइज मैन और ऑफ द पिग। अब मतलब वो इतना भी उसके दिल में जो था वो खुदा का खौफ नहीं था, ना वो इस बात की कोई टेंशन लेता था। इतना बड़ा मुजरिम था कि वो जो था नेक लोगों को जो था ये कहता था कि ये जो पिग्स हैं या उसके पास जो चीज़ें हैं ना वो ख़ास मुकामात से, ख़ास ज़ियारात से लेके आया हुआ है। द कन्फेशन
इसके बाद देखिए ये पैराग्राफ आपने स्किप कर देना है। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाए। मोस्ट ऑफ द क्लर्जी मैन डिड नॉट स्टे एट चर्च टू गाइड द पीपल। अब ज़्यादातर जो क्लर्जी मैन होते थे, जो मजहबी पीपल होते थे, वो अपने चर्च पे नहीं थे रुकते कि लोगों को कुछ टीच करें या कुछ पढ़ाएं। दे यूज टू हैंड ओवर देयर चर्च एंड देम सेल्व्स गो टू लंडन टू एंजॉय लाइफ। वो क्या करते थे कि चर्च को उसके हाल पे छोड़ के खुद जो थे लंदन की ज़िंदगी को एंजॉय करने चले जाते थे। लिविंग देयर पार्टनर्स एट द mercy ऑफ सिंस। और जो उनके पार्टनर्स होते थे, जो उनके फॉलोअर्स होते थे, जो उनके शागिर्द होते थे, वो उनको गुनाह करने के लिए वो छोड़ जाया करते थे, क्योंकि उनको जब कोई गाइड करने वाला नहीं था होता तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ते थे। In Christianity, the clergy were considered to be those people who have divorced worldly pleasures and are only interested in religion. अब क्रिश्चियनिटी में क्लर्जी उन लोगों को कहा जाता है जो कि वर्ल्डली प्लेजर्स को, दुनियावी खुशियों को, दुनियावी सुकून को बिल्कुल डाइवोर्स कर देते हैं, उनसे कता ताल्लुक हो जाते हैं और सिर्फ उनका इंटरेस्ट जो होता है, उनका जो दिलचस्पी होती है वो सिर्फ उनके मजहब में होती है। बट इन चौसर टाइम द क्लर्जी वर मोर इंटरेस्टेड इन वर्ल्डली परस्यूट्स दैन द रिलीजियस एक्टिविटीज़। लेकिन चौसर के ज़माने के जो क्लर्जी थे उनको रिलीजियस एक्टिविटीज़ की निस्बत जो था दुनियावी खुशियों में, दुनियावी शान शौकत में ज़्यादा दिलचस्पी थी। द रेन आफ्टर शोइनेस फैशन एंड मटेरियल ऑनर। वो लोग जो थे दिखावे के, फैशन के और इज्जत के पीछे भागते थे। द प्रोयरस फॉर एग्जाम्पल वोर अ रोजरी ऑफ कोरल बीड्स अराउंड हर आर्म्स विच शोज शी वॉज डीपली इंटरेस्टेड इन वर्ल्ड। अब जो प्रायरस थी ना, वो अपने गले में जो थी एक मोतियों का एक हार पहनती थी जिसपे वो लिखा हुआ होता था लव कन्क्यूयर्स ऑल। तो उससे ये पता चलता है कि यानी उसको दुनिया में कितना इंटरेस्ट था। ये कोटेशन देखिए, चौसर सेज ऑफ स्मॉल कोरल अबाउट हेयर्स आर्म शी बॉर अ पेयर ऑफ बीड्स गॉडेड विद ऑल विद जर्म। शी ऑल्सो वोर अ नेकलेस ऑन विच द स्टेटमेंट लव कन्क्यूयर्स ऑल। अब उसने अपने जो है ना गले में एक नेकलेस पहना होता था जिसपे लिखा होता लव कन्क्यूयर्स ऑल, के मोहब्बत हर चीज़ पता कर लेती है। वॉज रिटन विच रिफ्लेक्ट्स हर एमोरस नेचर, जिससे पता चलता है कि वो कितनी आशिक मिजाज थी। Likewise, the monk was also showy. His sleeves were decorated with finest fur and his hood was fastened with gold pin. अब क्या है, मॉन्क जो था वो भी बहुत ज़्यादा दिखावे वाला करैक्टर था। उसके जो स्लीव्स होते थे, जो बाजू होते थे, वो फर के साथ सजे हुए होते थे और उसकी हुड जो थी, उसकी जो कैप थी, उस पर एक गोल्ड पिन लगी हुई होती थी। हैविंग अ लव नॉट, जिसके ऊपर एक लव नॉट बनी होती थी। ही वॉज ग्रेटली इंटरेस्टेड इन राइडिंग एंड हंटिंग। उसको सवारी का और हंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। ही डिड नॉट बॉथर अबाउट द टाइडिंग्स कहते हैं टीचिंग्स को ऑफ द बाइबल डैट हंटर्स आर नॉट होली मैन। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि बाइबल में जो है हंटर्स को जो है बुरा आदमी कहा गया है, हॉली मैन नहीं होते वो। तो वो इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं था करता कि हमारे मज़हब में इस चीज़ से मना किया गया है, उसके बावजूद वो राइडिंग और हंटिंग में इंटरेस्ट लेता था। इसके बाद ये कोटेशन स्किप कर दें। आगे देखिए, दिस शोज डैट क्लर्जी ऑफ डैट एज अब्यूज द रिलीजन एंड डिड नॉट स्टॉप फ्रॉम दोज थिंग्स विच वर प्रोहिबिटेड इन रिलीजन। अब इससे ये पता चलता है कि चौसर के ज़माने के जो मजहबी लोग थे वो उस चीज़ से कभी भी नहीं रुकते थे जो उनके मजहब में मना की गई थी। सिमिलरली द ड्रेस ऑफ फ्रायर वॉज ऑल्सो कॉस्टली एंड फैशनेबल। इसी तरह से फ्रायर की जो लिबास होता था वो भी बहुत ज़्यादा महंगा और फैशनेबल होता था। ही लिस्ट आउट द फैक्टेशन टू लुक यूनिक। वो हर पूरा जोर लगा देती थी सबसे यूनिक और सबसे अलग दिखने के लिए। ही प्रेफर्ड रोमांटिक सॉन्ग्स एंड हैड रिलेशंस विद बारमेड्स। अब वो क्या था कि उसके वो रोमांटिक सॉन्ग सुना करती थी और उसके बहुत से लोगों के साथ, बहुत से लड़कों जो ना लोगों के साथ उसके रिलेशन हुआ करते थे, नाजायज़ अफेयर्स हुआ करते थे। इंस्टेड ऑफ लुकिंग आफ्टर द पुअर डाउन ट्रोडन पीपल। और उसके जो लिंक थे, उसके जो ताल्लुकात थे, वो सिर्फ अमीर लोगों के साथ रखती थी और जो गरीब होते थे ना, वो उनकी देखभाल करना या उनकी टेक केयर करना अपना फरीज़ा नहीं समझता था सॉरी। इसके बाद देखिए, ये कोटेशन आपने नहीं करनी। आगे, द पार्टनर वाज सो क्रेजी फॉर फैशन। अब पार्टनर जो था वो भी बहुत फैशनेबल था। डैट ही वाज नॉट वेयरिंग हिज हुड थिंकिंग डैट ही वाज राइडिंग इन अ न्यू फैशन। वो हुड इसलिए नहीं था पहनता, उसे लगता था कि अगर वो हुड पहनेगा तो वो ओल्ड फैशन में चला जाएगा। वो न्यू फैशन का वाला दिखने के लिए जो था ना, उसने हुड नहीं थी पहनी हुई। और उसके बाद देखिए, द समनर, ये कोटेशन भी आपने नहीं करनी। द समनर वॉज अब विक्ड फेलो। वो एक बहुत बद करेक्टर था, बहुत बुरा था। एंड इवन हिज अपेरेंस वाज हॉरिफाइंग। लाइक, और उसकी अपेरेंस जो थी, उसकी जो फिजिकल लुक थी वो बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी। ही वाज मोस्टली इन ड्रंकन स्टेट। वो ज़्यादातर जो था उसने ड्रिंक किया हुआ होता था, बहुत शराब नोशी करता था वो। एंड हैड लेसन विद यंग गर्ल्स, यानी वो हैड लेसन जो है ना, इसका मतलब है ब्लैकमेल। वो जो था लड़कियों को ब्लैकमेल किया करता था। ही न्यू देयर सीक्रेट। वो पहले उनके सीक्रेट जान लेता था, उनके राज जान लेता था और बाद में उनको ब्लैकमेल करता था। ही वॉज सो शेमलेस अ मैन डैट ही कुड गिव हिज बिलव टू अनदर पर्सन फॉर अ कप ऑफ वाइन। कि वो इतना बेशरम आदमी था कि उसने एक कप शराब के लिए जो थी ना, अपनी महबूबा जो थी वो अपने दोस्त को किसी दूसरे आदमी को दे दी थी। He would suffer for a quart of wine of good flour to have his young concubine a 12th month and excuse him at full.
On the other hand, in the character of the parson and the clerk, Chaucer has given his ideal of what clergyman ought to be. अब जब उसने पार्सन के और क्लर्क के करेक्टर को बयान किया है तो उसने अपने आइडियल करेक्टर बयान किए हैं कि एक क्लर्जी मैन को इस तरह का होना चाहिए. टू हिम अ क्लर्जी मैन में बी पुअर इन टर्म ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस. ये ऐसा हो सकता है क्लर्जी मैन जो है ना वो उसके पास दुनिया की चीज़ों की कमी हो, बट ही ऑट टू बी रिच इन नॉलेज, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा बहुतात मकदार में इल्म होना चाहिए, थॉट्स एंड लर्निंग, और बहुत ज़्यादा तालीमात होनी चाहिए. ही शुड बी प्रोन टू लर्निंग देन वर्ल्डली ग्रैंड्यूर एंड मटीरियल रिस्पेक्ट. उसको जो है अपनी सारी लगन जो है अपनी कुछ सीखने में लगा देनी चाहिए, बजाय इसके कि वो दुनियावी शान शौकत और इज्जत के पीछे भागे. ही शुड टीच हिज पार्टनर डिलीजेंटली एंड डिवोटेडली एंड शुड बी काइंड टू देम. उसे अपने पार्टनर्स को, अपने शागिर्दों को, अपने फॉलोअर्स को बहुत लगन के साथ जो है टीच करना चाहिए, पढ़ाना चाहिए, और उनके साथ बहुत रहम दिली से पेश आना चाहिए. एज द पर्सन यूज टू विजिट द पीपल वेयर एवर दे लिव. अब पर्सन क्या करता था कि वो लोगों को विजिट करता था, लोगों से मिलने जाता था जहाँ पे भी वो रहते होते थे. ही डिड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन पुअर एंड द रिच. अब वो गरीबों में और अमीरों में बिल्कुल भी फर्क नहीं था करता. वेयर एज द फ्रायर हैड रिलेशन विद रिच पीपल ओनली. जबकि जो फ्रायर का जो करेक्टर है ना उसके ताल्लुकात सिर्फ अमीर लोगों के साथ होते थे. अ गुड क्लर्जी इज़ डैट हुज वर्ड्स कॉरिस्पॉन्ड विद हिज प्रैक्टिसेस. एक अच्छा क्लर्जी मैन वो होता है जो जिसके अमाल और जो उसकी ज़ुबान होती है ना वो एक दूसरे से मैच करती है. इट मीन्स डैट ही एक्ट्स एज एन एग्जाम्पल फॉर अदर. मतलब वो दूसरों के लिए मिसाल बनता है. टू चौसर अ क्लर्जी मैन इज सपोज टू बी अबव ऑल सीन्स. अब क्लर्जी जो है ना वो चौसर के अकॉर्डिंग ऐसा है कि क्लर्जी मैन हर गुनाह से पाक होना चाहिए. इसके बाद ये नेक्स्ट लाइन स्किप कर दें और ये कोटेशन आपने करनी है. डैट इफ़ गोल्ड रस्ट व्हाट शैल आयरन डू फॉर अ इफ़ अ प्रीस्ट बी फूल ऑन होम वी ट्रस्ट नो वंडर इज ल्यूड मैन टू ट्रस्ट. इसके बाद देखिए एज द पार्सन हेट्स इवल बट नॉट द इवल डोर. अब पार्सन जो है ना वो बुराई से नफरत नहीं करता है, बुराई करने वाले से नफरत नहीं करता. फॉर हाउ वुड ही रिफॉर्म इवल मैन इफ इट डिटेस्ट दैम. अगर उसे पता चलता है कि कोई इंसान गलती कर रहा है तो वो उसको इसलाह करने की कोशिश करता है. ही परस्यूट्स द पीपल टू द राइट पाथ बाय गिविंग दैम गुड एग्जाम्पल्स. वो उनको अच्छी मिसालें दे के सीधे रास्ते पर लाने की कोशिश करता है. ही स्नब्स एवरी वन हु इज़ ऑब्स्टिनेट इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज स्टेटस इन द सोसाइटी. वो हर इंसान को हौसला देता है, उसको जो है मुआशरे में जो है ना रिस्पेक्ट दिलवाने की कोशिश करता है जो कि पीछे हट चुके होते हैं या खुद को लो क्लास कंसीडर कर रहे होते हैं. ही डज नॉट रन आफ्टर शोइनेस एंड वर्ल्डली ग्रैंड्यूर. वो दुनियावी शान शौकत और दिखावे के पीछे नहीं भागता. ही इज़ मेजरेबल प्रिसाइज क्विक एंड मीनिंगफुल इन हिज टॉक. वो बहुत जो है ना मतलब की बात करता है, बहुत मुख्तसर अंदाज में और बहुत अच्छे अंदाज में बात करता है. ही ग्लैडली लर्न्स एंड ग्लैडली टीच. तो वो हम ये कह सकते हैं कि वो खुशी खुशी सीखता है और खुशी खुशी पढ़ाता है. If we compare these good qualities of Parson with Chaucer's other religious character, we will come to conclusion that clergy of that age was in a very bad condition. अगर अब हम इन दो करेक्टर्स की क्वालिटीज़ को पार्सन की और क्लर्क की दूसरे मजहबी करेक्टर से कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि चौसर की एज के जो क्लर्जी थे वो कितने बुरे हालत में थे, कितने बुरे लोग हुआ करते थे. मेजॉरिटी ऑफ द क्लर्जी मैन वर करप्ट. ज़्यादातर जो क्लर्जी मैन थे वो करप्ट थे. देर डिसरिगार्डेड रिलीजन. उन्होंने मज़हब की बेहुरमती करते थे. इसके बाद ये लाइन स्किप करनी है. इन टी.एस. इलियट से लेकर अथॉरिटी ऑफ चर्च तक आपने नहीं करना. आगे चौसर्स प्रोलॉग इज़ अ पेनफुल एंड रियलिस्टिक इलस्ट्रेशन ऑफ द सिचुएशन. अब चौसर ने जो प्रोलॉग लिखी है वो वहाँ के हालात की एक बेहतरीन और सच्ची मिसाल है. बाकी ये लाइंस भी आप जो है ना स्किप कर दें और इतना ही आपने ये क्वेश्चन करना है. आई होप सो कि आपको अच्छे से समझ आ गया. कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. अल्लाह हाफिज़.